Good morning, everyone. लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था और काइनेमेटिक्स के डाउट अभी डिस्कस करने को है। तो काइनेमेटिक्स आप लोग लगा रहे हो ना? इस वीक में इसका डाउट भी डिस्कस करना है। अपन ने अभी कुछ बात नहीं की थी ना, फ्राइडे का शायद शायद बात हुआ था डाउट डिस्कशन का। फ्राइडे का हुआ था ना? ठीक है, फिर फ्राइडे को डाउट डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने देखो लास्ट टाइम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। सॉरी। इसमें हमने लास्ट टाइम फोर्स क्या होता है ये देखा था और फोर्स के टाइप देखे थे। फोर्स के फंडामेंटल 4 टाइप थे: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। इसमें अभी हमें ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल देखने हैं इस चैप्टर में। न्यूक्लियर और वीक फोर्स के का भी नहीं देखना था, इसलिए उसमें बस हम लोगों ने नोट कर लिया था कि ये टाइप है, बाद में देखेंगे उसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस कि वो लग कैसे रहा है। हमने पहला टाइप देखा, वो रीजन क्या था फोर्स का। फिर देखो ये जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें हम लोग फोर्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे? जब दो बॉडी के बीच में फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट जरूरी हो। जैसे मान लो यहाँ पर अर्थ पे एक मास रखा हुआ है, तो ये वेट इसका नीचे लग रहा है, वेट की वजह से ये सरफेस को प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऊपर को सरफेस नॉर्मल लगा रहा है, तो बदले में एक्शन रिएक्शन ब्लॉक जो होगा सरफेस पे नीचे को नॉर्मल लगा रहा होगा ना। ये जो नॉर्मल लग रहा है ये ब्लॉक पे लग रहा है और ये वाला ग्राउंड पे लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल है अभी यहाँ पे, इसको हम क्या नाम देंगे? कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि यहाँ पे ये कब लग पाएगा? जब इनके बीच में कांटेक्ट है। अगर मान लो ये इधर को जा रहा होता तो इस पे पीछे को फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। फ्रिक्शन फोर्स भी कब लगता है? जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो रहा होगा ना। अगर ये हवा में चल रहा होता तो क्या लग पाता फ्रिक्शन? ना, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे फोर्स जो लगने के लिए कांटेक्ट जहां रिक्वायर्ड होगा उनको हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग। नोट करो यहाँ तक।
फिर दूसरा टाइप होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स या फिर फील्ड फोर्स कैसा होता है, जैसे ये मान लो अर्थ है, ये कोई भी ब्लॉक को अट्रैक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने के लिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके लिए क्या दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट जरूरी है? हमें पता है कि ये r डिस्टेंस पर होंगे तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसे ही जो चार्ज होते हैं, अगर दो चार्ज हैं r डिस्टेंस पे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए कोई कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दोनों प्लस होंगे तो रिपेल कर रहे होंगे। तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनके अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ऐसे फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स या फिर फील्ड फोर्स बोलते हैं ना। एग्जाम्पल में क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं फिर से टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। ये हम सिस्टम के बेसिस पे देख रहे हैं। सिस्टम के बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस होंगे, एक होगा एक्सटर्नल फोर्स और एक होगा इंटरनल फोर्स। ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या होंगे, जैसे मान लो दो मास है,
M1, M2 और एक M3। तो ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये मान लो इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसके बीच में फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, तो थ्री वाले पे लग रहा होगा ऐसे। नहीं, ये हमने जो नंबर लिखा है उसका मतलब है जैसे F23 लिखा है, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री ना, ऐसे ही एक दूसरे को सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मान लो आपने केवल M1 और M2 को बोला कि ये आपका सिस्टम है, आप सिस्टम किसी को भी ले सकते हो ना। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम किसी भी इसको सिस्टम ले लेते हैं। तो अगर हमने M1 और M2 को सिस्टम लिया, हाँ, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी कंसीडर टू स्टडी, राइट श्रेयस। तो अगर हमने M1 और M2 को सिस्टम लिया, तो M1 M2 जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स है, और उस पे जो बाहर से फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ सिस्टम पे बाहर से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ये वाला फोर्स लग रहा है और ये वाला, तो यहाँ हम बोलेंगे F13 और F23, ये सब सिस्टम पे बाहर से लग रहा है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। और विद इन सिस्टम क्या लग रहा है, F12 और F21, ये दोनों सिस्टम के पार्ट एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो जो भी सिस्टम का पार्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा उसको हम नाम देंगे इंटरनल फोर्स। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसको बोल रहे हैं, श्रेयस। अभी हम देखो F31 या F32 पे फोकस नहीं करेंगे, हम जिसको सिस्टम लेते हैं केवल सिस्टम पर क्या फोर्स लग रहा है वो देखते हैं ना। सिस्टम पर कौन लगा रहा है, उस जो लगा रहा है उस पे क्या फोर्स लग रहा है उससे मतलब नहीं है ना, सिस्टम पर फोर्स क्या क्या लग रहा है हम वो देखते हैं केवल। अगर हम यहाँ पर तीनों को सिस्टम ले लें, पूरे को सिस्टम ले लें, तो ये सारे फोर्स जो होंगे ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगे ना। यहाँ पर आप कोई को भी सिस्टम ले सकते हो, अगर हमने केवल इसको सिस्टम लिया तो फिर ये सारे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो जाएंगे ना। सिस्टम लेने के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अभी लिख रहे हैं ना, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी एक अगर तीनों सिस्टम होंगे, तीनों सिस्टम का पार्ट होंगे आकाश, तो उसमें सारे फोर्स जो यहाँ लग रहे हैं सब इंटरनल फोर्स हो जाएंगे।
हाँ, इस कोई जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना। अगर आपने कोई सब कुछ सिस्टम पकड़ लिया तो वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट हमें कुछ फोर्स के एग्जाम्पल देखने हैं, फिर उसके बाद हम न्यूटन्स के लॉ देखेंगे और फिर उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ फोर्स के एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स, या उससे पहले टेंशन इन स्ट्रिंग देख लेते हैं। तो मैंने पीछे ये बताया था ना टेंशन इन स्ट्रिंग। हाँ भावे, सीधा सीधा ना कि एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो लगे, सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगे वो एक्सटर्नल फोर्स है, और सिस्टम के अंदर से जो लगे वो इंटरनल फोर्स है। तो हम लोगों को देखो, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा था, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा था, अबे भावेश क्या बातें कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि अगर ये दोनों सिस्टम है तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, बाहर का फोर्स हो जाएगा ना। अगर हमने तीनों को सिस्टम ले लिया तो सारे इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। इतना क्या दिमाग लगाना, सीधी सीधी बात है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं। तो हमने देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल में देखा था टेंशन इन स्ट्रिंग, नॉर्मल, फ्रिक्शन। तो इनके बारे में अब हम लोग थोड़ा देखने जा रहे हैं। फ्रिक्शन के बारे में बहुत हल्का सा ही देखेंगे, वो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बाकी पढ़ेंगे। ये सारे फोर्स अभी यूज होंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में mg है वो यूज होगा, वो देख चुके हैं। अब टेंशन इन स्ट्रिंग देख रहे हैं। तो देखो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता है। अगर हम जैसे कोई भी स्ट्रिंग से ऐसे कोई ब्लॉक को सस्पेंड करें तो अभी क्या हो रहा होगा, ये ब्लॉक नीचे नहीं जा पा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे नीचे को वेट एक्ट कर रहा होगा, बट ये नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको ऊपर को खींच रही होगी। तो स्ट्रिंग कौन से फोर्स से खींच रही होती है, उसको ही हम नाम देते हैं टेंशन। समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसको mg के वजह से नीचे को पुल हो रहा है, ये ना ब्लॉक अपने साथ इसको नीचे ले जाना चाह रहा है mg फोर्स की वजह से। बट ये स्ट्रिंग नीचे जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है ना, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो जब हम इसको mg फोर्स लगता है तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन क्या होना चाह रही है ना। जब ये यहाँ पे, ये अभी हमने मासलेस लिया है, इसको मास कंसीडर नहीं करना है, लाइट स्ट्रिंग लिया हुआ है। तो ना यहाँ पे जब ये mg लगेगा तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना। मान लो हमने इतना पार्ट लिया है अपना, यहाँ से सिस्टम पकड़ा, स्ट्रिंग का इतना पार्ट देख रहे हैं, तो इस पे नीचे को mg लग रहा है, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से दूर जाना चाह रहा होगा। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ना चाहती है तो इनके चार्ज अपने को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के बाद ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं।
तो ये ऊपर को खींचेगा, ऊपर वाले को, नीचे वाला नीचे को खींचेगा। ठीक है, समझो। इनके बीच की जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल में चार्ज होते हैं ना, चार्ज अपने को रीअरेंज करते हैं, और इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए। तो ये जो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है हर एक मॉलिक्यूल के बीच में, इस फोर्स को ही नाम देते हैं टेंशन। तो अगर आपने मान लो नीचे वाले को सिस्टम देखोगे, नीचे वाले को जब सिस्टम पकड़ोगे तो उस पे फोर्सेस क्या क्या बोलोगे? अभी आप बस नीचे वाले को देख रहे हो तो उस पे नीचे को mg लग रहा होगा, और ऊपर वाला पार्ट उस पे ऊपर को टेंशन लगा रहा होगा। ठीक है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है हम वो देखते हैं ना, सिस्टम क्या क्या फोर्स लगा रहा है हम वो नहीं देखते। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पे क्या लगा रहा है हमें अभी वो देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम को जब आप कंसीडर करोगे तो उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है उससे सिस्टम का मोशन डिसाइड होता है ना। सिस्टम खुद से खुद किसी और पे क्या फोर्स लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये mg जो है ये तो अर्थ लगा रहा है ना, ये mg जो होगा वो तो नीचे अर्थ लगा रहा होगा, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है तो ब्लॉक नीचे जा रहा है तो उसकी वजह से ये इस पे लगा रहा है ना। यहाँ पर ये जो mg है ये क्यों लग रहा है कि ये ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, तो ब्लॉक जब नीचे जाना चाह रहा होगा तो उसके मॉलिक्यूल पे नीचे को mg फोर्स फील हो रहा होगा। तो यहाँ पे समझो, आप कोई भी पार्ट कंसीडर करो, मान लो मैंने एक यहाँ पर ये पार्ट कंसीडर किया, तो इस पार्ट पे क्या लग रहा होगा फोर्स? इस पे नीचे वाला मॉलिक्यूल नीचे को खींच रहा होगा टेंशन की वजह से, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल ऊपर को खींच रहा होगा टेंशन की वजह से। बात समझ आ रही है? यहां पर जब हमने एक स्ट्रिंग ले ली और उसको नीचे को खींचा, जब उसको नीचे को खींचा तो यहाँ हर पॉइंट पे टेंशन आ चुका है ना। कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो उस पॉइंट पे उसके ऊपर का मॉलिक्यूल ऊपर को खींच रहा होगा। तो जो टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा वो किस टाइप का फोर्स है, पुलिंग नेचर का या पुशिंग नेचर का? जो भी फोर्स लगा रहा है मॉलिक्यूल वो अपनी तरफ खींच रहा है या अपने से अवे लगा रहा है, पुलिंग नेचर का। हाँ, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि टेंशन जो है वो पुलिंग नेचर का फोर्स होता है ना, उसको अप्लाई करने के टाइम पे हमेशा हम ये चीज ध्यान रखेंगे। टेंशन पुलिंग फोर्स है। फिर टेंशन क्यों लगा? टेंशन कब लगता है? जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना चाहते हैं ना, जब स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ना चाहती है तो वहां पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर ये फोर्स आता है। तो फोर्स का रीजन क्या है? फोर्स चार्ज की वजह से आया है ना, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना। जब भी चार्ज की वजह से फोर्स आ रहा है तो हम इसको नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एटम्स स्ट्रिंग के न्यूट्रल हैं, लेकिन जब उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होती है तो उनके उनमें जो चार्ज होता है वो अपने को रीअरेंज करते हैं। तो प्लस माइनस से पास आ गया तो वो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। समझो ना, प्लस और माइनस दोनों होते हैं एटम में, लेकिन अगर एक एटम का प्लस दूसरे एटम के माइनस के क्लोज आ जाएगा तो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा ना। हाँ, वैसा बोल सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे ना, अगर हम इसका फंडामेंटल टाइप देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है।
ठीक है, सभी को क्लियर है? टेंशन वाला जो फोर्स है पुलिंग नेचर का होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। वो कोई भी पार्ट जब टेंशन की वजह से फोर्स लगाएगा तो वो हमेशा पुल करेगा ना। अगर जैसे यहाँ पे हम देखें ऊपर के साइड में, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये सीलिंग को फोर्स लगा रही होगी है। अगर आपने ऐसे वेट सस्पेंड कर रखा है तो सीलिंग को भी फोर्स फील होगा ना। सीलिंग को फोर्स कैसे फील होगा? यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग लगी है इसके वजह से। तो स्ट्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी। कैसे फोर्स लगाएगी? स्ट्रिंग नीचे को है ना, तो स्ट्रिंग अपनी तरफ इसको पुल करेगी। जो भी यहाँ टेंशन होगा उसके वजह से वो नीचे को सीलिंग को पुल कर रही होगी। जिसको भी स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी वो हमेशा पुल करेगी ना। कभी भी अपने से अवे फोर्स नहीं लगाएगी, अपना हमेशा टूवर्ड्स इटसेल्फ लगाएगी, टूवर्ड्स स्ट्रिंग लगाएगी, स्ट्रिंग फोर्स। फिर दूसरा हम लोग अब टाइप देख रहे हैं टेंशन कैलकुलेट करना वगैरह। अभी हम लोग आगे देखेंगे ना कि कोई जगह हमने फोर्स लगाया तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा ना, वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम देखेंगे। अभी बस हम देख रहे हैं कि टेंशन कैसा फोर्स है, किधर को लगता है। फिर दूसरा हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में रखा, नहीं एक सरफेस के कांटेक्ट में रखा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये अपने वेट की वजह से अर्थ इसको नीचे को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। तो ये वेट की वजह से नीचे जाना चाह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाना चाह रहा है। बट क्या ये नीचे चला जाएगा? ये अगर सरफेस पे रखा है तो सरफेस रोक देगा ना। अब अगर इस सरफेस ने इसको रोक दिया तो कैसे रोक देगा? अगर फोर्स लगा है नीचे को तो उसको बैलेंस करेंगे तभी रुकेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक पे ऊपर को फोर्स लगाता है। अगर मैं केवल ब्लॉक का फोर्स दिखाऊं तो ब्लॉक पे नीचे को mg लग रहा है और यहाँ पे सरफेस इस पे नॉर्मल लगा रहा है ऊपर को। तो ये फोर्स क्यों आया? क्योंकि देखो जो इसके मॉलिक्यूल है, ब्लॉक के मॉलिक्यूल हैं ना, ये जब mg की वजह से एकदम नीचे जा रहे हैं, तो जब एकदम इसके मॉलिक्यूल के क्लोज आ जा रहे हैं ना, यहाँ पे इसके जो नीचे के मॉलिक्यूल होंगे ना, mg फोर्स की वजह से इसके मॉलिक्यूल के एकदम क्लोज जाते जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आएंगे तो वो उनके चार्ज फिर से रीअरेंज करेंगे एक दूसरे को, और इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि वो उसको रिपेल कर सके। जब दूर जाना चाहते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल रीअरेंज करके, और पास आओगे तो रिपेल करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल जब क्लोज आते हैं, जब क्लोज आएंगे तो क्या होंगे, इनके चार्ज अब रीअरेंज होंगे ना। यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके चार्ज अब रीअरेंज होंगे और इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाए। तो ये वाला सरफेस इस पे ऊपर को फोर्स लगाएगा, रिपेल होगा ना, और ये इस सरफेस पे नीचे को लगाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सरफेस को भी बना दें तो ब्लॉक सरफेस पे नीचे को फोर्स लगा रहा है और सरफेस ब्लॉक पे ऊपर को लगा रहा होगा ना। तो ये जो फोर्स आया इसी को हम नाम दे रहे हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का भी रीजन क्या है? चार्ज, क्योंकि ये चार्ज के रीअरेंजमेंट की वजह से आता है। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो भी कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और ये हमेशा कैसे लगेगा? ये अगर नीचे वाला सरफेस लगा रहा है तो उसको किधर लगा रहा है? अपने से अवे या टूवर्ड्स इटसेल्फ? जो सरफेस है इस पे लगा रहा है तो किधर को लगा रहा है? अपने से अवे ना, मतलब पुशिंग नेचर का। हाँ, और ब्लॉक जब सरफेस पे लगा रहा है, ये ब्लॉक इस पे लगाएगा एक्शन रिएक्शन, तो वो नीचे को पुशिंग नेचर का। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो होगा वो पुशिंग नेचर का फोर्स है।
नॉर्मल से हम क्या मेजर करते हैं, जितना ज्यादा इनके बीच में नॉर्मल होगा मतलब वो दोनों सरफेस एक दूसरे को उतना स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं ना, उतना स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं जितना ज्यादा नॉर्मल होगा। अगर मैं ऊपर से और फोर्स बढ़ा दूं ना, अगर मैं मान लो यहाँ पर mg तो लग ही रहा था, प्लस ऊपर से और एक F लगाने लग जाऊं, तो यहाँ का जो नॉर्मल होगा वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल क्या मेजर कर रहा है कि एक दो सरफेस जो है वो एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं। जितना ज्यादा नॉर्मल मतलब उतना ज्यादा वो एक दूसरे को स्ट्रांगली प्रेस कर रहे होंगे ना। तो नॉर्मल क्या होता है कि ये नहीं कि केवल दो सरफेस कांटेक्ट करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा ना। नॉर्मल लगने के लिए क्या है, दो सरफेस का कांटेक्ट होना चाहिए और फिर वो एक दूसरे को प्रेस करने चाहिए। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो नॉर्मल नहीं आ पाएगा, और जितना स्ट्रांगली प्रेस करेंगे उतना ज्यादा नॉर्मल आएगा। हो गया नोट यहाँ तक? जैसे मान लो कि अगर दो ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में रखे हैं, हाँ अर्थ के सरफेस पे अगर कोई चीज रखते हो तो अर्थ लगाता है ना नॉर्मल। कोई भी सरफेस लगाता है ना नॉर्मल, कौन लगाता है? कोई भी सरफेस जिस पे आप रखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे दो ब्लॉक हैं ए और बी, ये ऐसे रखे हुए हैं और कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, ये ऐसे रेस्ट पे हैं। तो हम अगर पूछे कि ए और बी के बीच में कोई नॉर्मल है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? ना, अभी ए और बी के बीच में कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये इसको प्रेस नहीं कर रहा है ना। तो अभी नॉर्मल बिटवीन, जो वो है नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी जीरो है, क्योंकि अभी ये प्रेस नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं और फोर्स लगा के इनको चलाने लग जाऊं, तो अब इनके बीच में नॉर्मल आएगा कि नहीं? अब आएगा ना। जब ये फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से ये बी को प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो फिर बी चलने लग जाएगा ना इधर को। तो इस टाइम पे दोनों के बीच में नॉर्मल आएगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी दो सरफेस कांटेक्ट में है तो तुरंत आपने नॉर्मल लगा दिया ना। नॉर्मल तो कब लगाना है, जब कांटेक्ट हो और साथ में वो एक दूसरे को प्रेस करें। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हमें देखना है फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन के बारे में देखो, हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है ना फ्रिक्शन चैप्टर में। तो यहाँ पे लगे तो मैं अभी बस
फ्रिक्शन हेडिंग डाल के छोड़ देता हूँ, या फ्रिक्शन अभी लिखते ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखते हैं। फ्रिक्शन वाला सारा पार्ट फ्रिक्शन चैप्टर में ही करते हैं, थोड़ा सा करके क्या फायदा ना। अभी इतना ही यूज होगा, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे ना, फ्रिक्शन चैप्टर में ही फ्रिक्शन यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हुए हैं, तो हमें अब वो लॉ देखने हैं, फिर उन लॉ को कैसे यूज करना है ना, वो हमें सीखना है, फिर हम उसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसका डेफिनेशन प्रणव? फ्रिक्शन का जाने देना यार, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में लिख लेंगे ना डेफिनेशन। फ्रिक्शन में तो पढ़ना ही है ना, फिर से इस चैप्टर में कुछ यूज ही नहीं होगा तो क्या लिख के फायदा, अगले चैप्टर में यूज होगा उसका। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ। तो इसमें हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कोई बताना चाहेगा? सबने सुना होगा। हाँ स्नेहा बताओ। अनम्यूट करके बोल दो, टाइप नहीं करने लग जाना, टाइम नहीं वेस्ट करो। Hello, sir. हाँ स्नेहा बोलो। Newton's first law is when a body is in the rest, it stays in it until the external force is applied to it, or when the body is in motion, it stays in motion until the external force is applied to it. हाँ वेरी गुड। ना तो देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब तक बॉडी पर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा ना, बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, तब तक बॉडी अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं करेगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब हो सकता है वो रेस्ट पे हो, हाँ अनबैलेंस फोर्स ना, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब तक वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा ना। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना, क्योंकि इनर्शिया वाला लॉ भी यही बोलता है कि जो जिस कंडीशन में है वो उसमें ही बना रहना चाहता है जब तक कि उस पे बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न लगे ना? तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिर इसके बाद हम लोग थर्ड लॉ देखेंगे, फिर लास्ट में सेकेंड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ देखो क्या है, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड बताओ कोई। हाँ, फॉर एवरी एक्शन
ना, देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ सर, तो ये लिख लेते हैं। अब देखो इसमें इस थर्ड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग नोट कर लेते हैं। थर्ड लॉ के क्या क्या है? पहला पॉइंट कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन जो बोला जा रहा है उसका क्या मतलब है। एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे फोर्स के बारे में बता रहे हैं ना, फोर्स के बारे में ना। एक्शन मतलब एक फोर्स लगा, रिएक्शन मतलब अपोजिट में एक फोर्स लगता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, ये फोर्स की बात हो रही है। फिर दूसरा कि जब भी एक फोर्स, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो उनमें से किसको एक्शन बोलेंगे और किसको रिएक्शन। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, उसके बगल में दूसरा ब्लॉक है, हमने इस पे फोर्स लगाया, तो ये ए है ये बी है, तो ए वाले ने बी पे इधर को नॉर्मल लगाया एन ए, तो बदले में बी वाले ने ए पे इधर को नॉर्मल लगाया एन बी। तो इसमें किसको एक्शन बोलेंगे, किसको रिएक्शन बोलेंगे। हमें एन ए और एन बी में बताना है कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। तो एन ए जो है एक्शन है और एन बी जो है रिएक्शन है। एफ को छोड़ो, अभी एफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एफ जो लगाएगा जब उसको लेके सोचेंगे तब हम बात करेंगे। अभी हम ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं। ए और बी के बीच में अगर देखें तो एन बी रिएक्शन है, एन ए एक्शन है, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। अबे प्रथमेश, तू भी ऐसा बोल रहा है, तुझे तो गिरा गिरा के मारना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है तू? इन लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, तूने तो पढ़ रखा है, फिर भी ऐसे बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बताओ कि ये जो एक्शन रिएक्शन है वो आपने कैसे डिसाइड किया। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन आपने कैसे डिसाइड किया? ऐसे सोचा ना कि पहले जो लगा वो एक्शन है और जो बाद में लगा वो रिएक्शन है, ऐसे ही सोचा ना सबने। अब एक चीज ये सोचो कि ये जो एक्शन होता है उसके कितनी देर बाद रिएक्शन हुआ है। अगर आपने सोचा कि भाई रिएक्शन बाद में हुआ है, अगर रिएक्शन बाद में हुआ है, भावेश डायरेक्शन वगैरह का कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे। अगर रिएक्शन तुमने सोचा बाद में हुआ है तो कितनी देर बाद हुआ है? साइमल्टेनियसली हुआ है ना, कोई बाद में नहीं हुआ है। जैसे ही आप किसी चीज को हिट करोगे, अबे भावेश कुछ भी, जैसे हम किसी चीज को हिट करते हैं एट द सेम टाइम वो बॉडी भी रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपके हाथ में फोर्स थोड़ी देर बाद लगेगा ना, तुरंत फील होगा। सामने वाले को थप्पड़ फील होगा, तुम्हारे हाथ पे भी फोर्स फील होगा एट द सेम टाइम। तो एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं है ना। एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई टाइम लैग, लैग मतलब जो बीच में थोड़ा गैप होगा, कोई टाइम लैग नहीं है। टाइम लैग नहीं है मतलब जब कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई पहले लग रहा है कोई बाद में लग रहा है। तो आप किसी को भी एक्शन बोलो किसी को भी रिएक्शन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर टाइम लैग होता तो जो पहले लगता वो एक्शन होता, जो बाद में लगता वो रिएक्शन होता, लेकिन टाइम लैग होता नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर इज नो टाइम लैग
between action and reaction. So any force can be called as action and other one as reaction force. ठीक है, सभी को क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? चाहे आप Na को एक्शन बोलो या Nb को एक्शन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। अगर टाइम लैग होता तो हम बोलते जो पहले लगा वो एक्शन है, जो बाद में लगा वो रिएक्शन है, अगर होता तो, बट होता नहीं है। हाँ बे, कभी नहीं होता भावेश, मजाक थोड़ी करूंगा कि कभी कभी हो जाता है, लिखा है नहीं मैंने। इनवैलिड क्यों हुआ? इसमें क्या इनवैलिड हो गया बता? बस ये है कि किसी को भी एक्शन बोलो, किसी को भी रिएक्शन बोलो, इसमें इनवैलिड जैसा थोड़ी कुछ है। आज तू लग रहा है सोया कम है, खुद फुल कॉमेडी कर रहा है। टाइम लिख रहा है 0.001 कुछ भी कर रहा है। रात में मूवी वूवी देख रहा था क्या? संडे मना रहा था, या तो ज्यादा ही सो गया? हाँ, तो यहाँ पे देखो आप, अगर एक को आपने बोला कि भाई ये एक्शन है, तो दूसरे को रिएक्शन बोलोगे ना। अगर आपने बोला कि भाई एनबी एक्शन है, तो फिर दूसरा वाला रिएक्शन हो गया। हाँ? बस एक्शन रिएक्शन का ये मतलब है कि एक को एक्शन बोल रहे हो तो दूसरे को रिएक्शन बोलो। किसको एक्शन बोलना है, किसको रिएक्शन, उससे मतलब नहीं है। भावेश बता, क्या कर रहा था रात में? मूवी नाइट? टेस्ट का दुख, नींद नहीं आई? टेस्ट कैसा हुआ, ज्यादा हार्ड हो गया क्या? मैं तो नॉर्मली पेपर बनाया था। यार टेस्ट के बारे में मैंने सोचा था कि ऑल्टरनेट वीक संडे रखा जाए, बट यार उसमें एक दिक्कत यही है ना कि टेस्ट लेने का मेन पर्पज क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट के बहाने करने को मिल जाते हैं, आप उनको ध्यान से कर लेते हो, तो एग्जाम में आपको बेनिफिट होता है। अगर टेस्ट हम लोग लेट लेंगे, मतलब ऐसे ऑल्टरनेट लेंगे, तो कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर वो एग्जाम में उसका थोड़ा फर्क पड़ता है। हर संडे रहता है तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने को मिलते हैं। टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप फुल ध्यान से करते हो, अदरवाइज तो आप कई बार ध्यान नहीं भी देते हो। हाँ यार, वो कम करना था, वो मेरे को करना रह गया, भूल गया। मैं करवाता हूँ, आज ही करवाता हूँ। करवाता हूँ, मैं भूल गया यार कराना, आज कराता हूँ। नहीं नहीं श्रेयस, समझो भाई, ऐसे फोर्ट नाइटली रखने में थोड़ा सा अपना फिर वो प्रैक्टिस कम होगा। टेस्ट के बहाने पढ़ाई होती रहती है और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो टेस्ट के। एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलता है, फिर वही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में जो आपने इतने दिनों टेस्ट में दिए होंगे।
सीधे से आप अलग से कॉल करो ना क्लास के बाद। टेस्ट में मत कुछ भी आप लोग सोचो, टेस्ट देते रहो, आपको बाद में 2 साल बाद उसका इफेक्ट दिखेगा बहुत अच्छा। थोड़ा अभी दिक्कत होगी बट बाद में रिजल्ट अच्छा दिखेगा। मेन देखो आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम मिले उसमें ही बुक्स वगैरह सॉल्व करने हैं। इस संडे को काइनेमेटिक्स का अपना फुल टेस्ट रखते हैं ना, क्योंकि अभी तक पार्ट पार्ट हुआ था उसका। अब काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया है तो फुल काइनेमेटिक्स का टेस्ट रखते हैं। नहीं ना भावेश, तू आज सोया कम है, तू सही बातें नहीं कर रहा है, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। यार इस सैटरडे को गणेश चतुर्थी है, उसमें कुछ छुट्टी वगैरह का होता है क्या? मेरे को भी घर पे गणपति स्थापित करने थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो एक बार मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ कैसे हो सकता है, नहीं तो फिर सैटरडे को मुझे लग रहा है छुट्टी देनी पड़ेगी। अभी तो नहीं बताऊंगा तुरंत फाइनल। सैटरडे का मैं बताता हूँ ना, 1-2 दिन में बताऊंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली तो सैटरडे को रहेगी, बट अभी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। संडे का लेकिन टेस्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा ना, तुम लोग हर बार ऐसे ही करते हो इस संडे छोड़ने को। 10 दिन रहेगा तो वो बस स्थापित करने वाले दिन ही छुट्टी दे सकते हैं, और फिर लास्ट डे जो विसर्जन वाला दिन रहता है। तो अब बताता हूँ मैं वो ना, संडे को टेस्ट होगा भाई, टेस्ट में अब कोई वो नहीं होगा। टेस्ट का सिलेबस एक बार बता दो। फिजिक्स का तो हो गया क्लियर, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स है फुल। केमिस्ट्री में आईयूपीएसी तो हो गया ना। पीरियोडिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और क्या चल रहा है केमिस्ट्री में? पीरियोडिक पहले नहीं हुआ है ना? हो गया है, ठीक है फिर पीरियोडिक का ही रख लेते हैं। पीरियोडिक शायद खत्म नहीं हुआ था पहले, कंप्लीट हुआ कोई चैप्टर इधर बीच? और आइसोमर अभी चल ही रहा है। ठीक है फिर पीरियोडिक का ही रख लेते हैं। पीरियोडिक में बहुत मजा आ रहा है लग रहा है तुम लोगों को। मैथ में बताओ। सीक्वेंस एंड सीरीज तो हुआ था भाई, अभी हुआ था। अभी कोई नया टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ, तो क्वाड्रेटिक ही ले लो। सीक्वेंस एंड सीरीज अभी तो हुआ था, क्वाड्रेटिक रख देते हैं। इनक्वलिटीज हो गया है।
उसका टेस्ट हुआ है कि नहीं इनक्वालिटीज का? वो भी शायद हो गया है ना, चालू है वो। अच्छा ठीक है, फिर वही क्वाड्रेटिक ही रख लो। नेक्स्ट वीक उसका ले लेंगे ना, संडे तक कंप्लीट हो जाएगा इनक्वालिटीज का, वो डाउट वगैरह भी हो जाएगा ना, रख लिया जाए फिर। ठीक है, फिर वही रख देते हैं। मेरे हिसाब से तो क्वाड्रेटिक ही रख लो, अगले वीक में इनक्वालिटी का रख लेना। मैं भी वही बोलूंगा। क्वाड्रेटिक का ही रख देते हैं ना। हाँ वैसा चलो ठीक है, वो कर लेंगे, एक संडे फ्री कर देंगे मंथ में, हर मंथ का लास्ट संडे फ्री छोड़ देंगे। ये वाला लास्ट संडे थोड़ी हाँ ये लास्ट होगा इस मंथ का टेस्ट। हाँ चलो हम लोग अब जो पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हम लोग थर्ड लॉ देख रहे थे। थर्ड लॉ में हमने देख लिया कि एक्शन रिएक्शन हम किसी को भी बोल सकते हैं क्योंकि कोई टाइम लैग नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, ये दो हो गए, तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट समझने के लिए पहले एक चीज ये बताओ, जैसे मान लो एक टेबल है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है नीचे को mg, ऊपर को नॉर्मल। तो ये हम mg और नॉर्मल, क्या इनको हम बोल सकते हैं ये एक्शन रिएक्शन है? स्नेहल बता क्यों नहीं बोल सकते? स्नेहल अनम्यूट करके बता। हाँ आदित्य। हाँ स्नेहल वेरी गुड। ना एक्शन रिएक्शन कभी भी एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक्शन करता है तो दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे रिएक्शन करता है, दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है ना। तो यहाँ तो mg और n एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है ना,
यहाँ पे देखो क्या है, जैसे नीचे अर्थ है ना, तो अर्थ इसको अपनी तरफ बुक को खींच रहा है, तो ये बुक अर्थ को ऊपर को खींच रहा होगा mg4 से, जो बुक होगा या बॉड जो भी ऊपर ब्लॉक रखा है। और ये टेबल ने एन ऊपर लगाया तो टेबल पे एन नीचे को लगा रहा होगा ये ब्लॉक। तो यहाँ एक्शन रिएक्शन कौन है, ये जो नॉर्मल लग रहा है ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल ना, जो टेबल और ब्लॉक के बीच में लग रहा है, एक फोर्स ब्लॉक पे लगा और एक टेबल पे लगा, ये एक्शन रिएक्शन है। और ब्लॉक पे mg नीचे लग रहा है और अर्थ पे mg ऊपर लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन है ना। कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगते ना, वो हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। ये तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे थे ना। रॉकेट में वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट लगता है कुछ उसी टाइप का, एक्शन रिएक्शन टाइप ही देखेंगे आगे ना। अभी जो नहीं पढ़ा है अभी उसमें ज्यादा डिस्कस करने से टाइम वेस्ट होता है। तो अभी देखो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें ध्यान क्या रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ना यहाँ पे ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन है और ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, देखो हमने एक चीज ये देख ली कि जहां कहीं पे भी एक्शन होगा, एक्शन होगा मतलब फोर्स लगेगा, तो हमने देखो ये देख लिया कि जहां कहीं पे भी एक्शन होगा, एक्शन होगा मतलब फोर्स लगेगा, तो वहां रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा मतलब एक अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब आप क्या ये बोल सकते हो कि यूनिवर्स में जो भी फोर्सेस हैं वो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं या पेयर में एग्जिस्ट करते हैं? या पेयर में, कहीं पे भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता ना, हर जगह फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि एक एक्शन बना रहा होगा और एक रिएक्शन बना रहा होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड लॉ। अब हमें सेकेंड लॉ देखना है। सेकेंड लॉ के लिए पहले हमें मोमेंटम देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम का यूज होगा। तो पहले हम लोग मोमेंटम देखेंगे क्या होता है। मोमेंटम देखो क्या होता है, जैसे कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके हमने मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया है, m इंटू वी करके ना। ये हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू वी। मोमेंटम से देखो हमें क्या आइडिया लगता है कि कोई भी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, मोशन का अमाउंट हम पता करते हैं, क्वांटिटी उसकी पता करते हैं। अब देखो जैसे मान लो एक छोटा मास है, वो m मास से v स्पीड से जा रहा है, एक बड़ा मास है
और वो भी v स्पीड से जा रहा है, तो किसमें ज्यादा मोशन है वो कैसे बोलोगे? क्या मोशन केवल v पे डिपेंड कर रहा है? क्या मोशन केवल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है ना। अगर मुझे इसको रोकना होगा तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मोशन है वो केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मास पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मोशन की जो क्वांटिटी डिफाइन की गई है, p मतलब एक तरह से मोशन की क्वांटिटी है, वो मास के भी प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, सेम मास रखूं लेकिन स्पीड बढ़ा दूं, तो भी मुझे अब रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम अगर टाइम में दोनों को रोकना है तो अब मुझे इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ी तो मोशन बढ़ गया, और एक में हमने v सेम रख के मास बढ़ाया तो भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मोशन है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ मोशन को हमने ऐसे डिफाइन किया m इंटू वी करके। तो मोमेंटम से हमें क्या आइडिया लगता है? मोमेंटम से हमें आइडिया लगता है कि किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है। ना, ये जो मोमेंटम है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ v। यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? मास इनटू वेलोसिटी है, मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो ये एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस में ग्राम हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये नोट कर लो, फिर सेकेंड लॉ अब स्टार्ट करते हैं। मुझे जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ना। और अगर आपके पास प्ले लिस्ट की लिंक है, काइनेमेटिक्स ये लॉज ऑफ मोशन की प्ले लिस्ट की लिंक, तो उस लिंक पे अपडेट हो जाएगा ना। बार बार अगर नहीं भी मांगोगे चलेगा, उसमें लिस्ट में ही वही लिंक पे ही सब दिखेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लॉ। तो कोई ये सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन ने ये बताया, ऐप में नहीं है, ऐप में बस शुरू के कुछ चैप्टर डाले गए हैं, सारा अपडेट नहीं है ना। बाकी जो है वो ऐसे ही मांग लिया करो, वो ऐप में बोला है करने को बट अभी तक हुआ नहीं है। डेली लेक्चर होते रहते हैं और वो एक ही पर्सन है जिनको करना रहता है, तो उनसे हो भी नहीं पाता उतना। अभी ये कोरोना के चक्कर में सारा स्टाफ भी नहीं आया हुआ है ना, बस 3 ही स्टाफ है वहां पर, तो सब अलग अलग काम में बिजी रह रहे हैं। आप मांग लिया करो ना जो भी यूट्यूब का लिंक वगैरह हो। लिंक वैसे मैंने एक बार प्ले लिस्ट की लिंक दे दी, तो बार बार आपको जरूरत ही नहीं है ना, उसी पे अपडेट होगा वो। अभी थोड़ा तो मैसेज ऐसा आया, ये श्रेयस बोल रहा है कि सितंबर से शायद कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो कुछ बोला तो नहीं जा सकता, क्लासेस है तो सितंबर से कुछ कुछ ऐसा सुनने को तो आ रहा है कि शुरू
करने का है, बट न्यूज में आया था, बट होगा या नहीं होगा पता नहीं। अभी तो थोड़ा टाइम तो अभी और रुकेंगे ही। हो भी जाए तो भी अभी कोई आना थोड़ी चाहेगा, ना हम जाना चाहेंगे ना तुम लोग आना चाहोगे। ये तो है ही है भावेश यार, ऑफलाइन टीचिंग को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। क्लास में तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पढ़ते तो कितना मजा आता। तू कम सो के आया, इस पे ही देख कितने मजे लेते हैं हम लोग क्लास में। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं पाता है। थोड़ा मूड फ्रेश होता रहता है क्लास में रहते हैं हम लोग तो। वीजीएम सर तो हंसा हंसा के तुम लोग की हालत खराब कर देते हैं क्लास पे, तो वो तो यहाँ पे हंसा भी नहीं पाते होंगे। वीजीएम सर तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन है एक तरह से एकदम। उनकी जब क्लास रहती तो लगता है कि शो चल रहा है स्टैंड अप वाला। हाँ पार्थ, वो तो है ही है, बट वो क्लास में ही थोड़ा सा फील आएगा ना यार, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं पाता है। तो चलो अब सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। तो कोई ये न्यूटन ने जो ये सेकेंड लॉ बताया, उन्होंने क्या बताया कि कोई भी सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, ये एक्सटर्नल फोर्स जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू होगा उस सिस्टम के। हाँ सब सीधे सही बात है ना, वो प्रोपोर्शनल टू होगा उस सिस्टम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ना। डीपी बाई डी टी क्या होगा, पी से हम मोमेंटम दिखाते हैं ना, और डीपी बाई डी टी क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ वही चीज है वो, अमन। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे सेकेंड लॉ में, लेकिन हम ये नहीं बोलते एफ इक्वल टू एम ए ना, वो सेकेंड लॉ का रिजल्ट है। सेकेंड लॉ नहीं है ना, सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम will be directly proportional to net external force ना। तो यही हमारा है एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी। फिर यहाँ पे देखो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 आता है ना, यूनिट्स वगैरह इसी हिसाब से बनाई गई हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ जाता है, तो हम डायरेक्ट ये आ जाता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी टी। फिर देखो हमें पता है कि P बराबर होता है m इंटू वी। तो जब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एम इंटू वी। अब देखो यहाँ पे अगर मास सिस्टम का कांस्टेंट है ना, अगर m कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे रॉकेट के अंदर क्या मास कांस्टेंट होगा, रॉकेट से जब गैस निकलती रहती है, फ्यूल बर्न होता रहता है, तो वहां मास कांस्टेंट नहीं है। तो हर जगह मास कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर मान लो कहीं पे मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो वहां हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के टाइम बाहर कर देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा ना। और डीवी बाई डी टी को क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सिलरेशन। तो तब ये क्या आ जाएगा, एम इंटू ए। तो मतलब एफ इक्वल टू एम इंटू ए केवल कब आएगा, जब मास कांस्टेंट है। तो ये केवल क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ का एक केस है, जहां मास कांस्टेंट है, तब हम एफ एक्सटर्नल बराबर बोल सकते हैं एम इंटू ए।
नहीं, बट ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने दोनों को बताया है, मास चेंज हो रहा है तो भी बताया है, कांस्टेंट है तो भी बताया है। उनका लॉ ये सबको कवर करता है, और ये उसका एक केस का रिजल्ट है ना, कि जब मास कांस्टेंट होगा तो वहां पे बोलेंगे एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए। हमने देखो इसी हिसाब से ये यूनिट वगैरह एडजस्ट किया हुआ है ना, कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। यूनिट्स वगैरह जो बनाए गए हैं वो इसी हिसाब से यहाँ पे है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम ए आप केवल कब लगा सकते हो, जब मास कांस्टेंट हो। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे अब लिखता हूँ। तो अब इसके सेकेंड लॉ के हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहला पॉइंट है, ये जो लॉ है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी टी, तो ये डायरेक्शनल लॉ है, मतलब ये आप डायरेक्शन के साथ अप्लाई करोगे ना। जैसे अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स एक्स में भी लग रहा हो, वाई में भी लग रहा हो, जेड में भी लग रहा हो, तो आप एक्स वाला एक्सटर्नल फोर्स अलग लिख लोगे और वो बराबर करोगे एक्स में जो मोमेंटम में चेंज है। वाई वाले को अलग लिख लोगे, वाई वाला जो फोर्स होगा वो वाई डायरेक्शन के मोमेंटम को चेंज कर रहा होगा ना, और जेड वाला जो फोर्स होगा वो जेड वाले मोमेंटम को चेंज कर रहा होगा ना। तो ये डायरेक्शनल लॉ है ना, एक्स वाला पार्ट अलग होगा, वाई वाला अलग होगा, जेड वाला अलग होगा। जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वही चीज है ना। ध्रुवील, इसमें बस देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स में जो भी मोमेंटम होगा उसको कौन चेंज करेगा, जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स होगा। वाई में जो मोमेंटम में चेंज होगा वो कौन चेंज करेगा, वाई वाला, और ऐसे जेड वाले को जेड वाला करेगा ना। हमने पीछे भी देखा था ना, एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो वाई और जेड से इंडिपेंडेंट है, मतलब वाई और जेड में कितना फोर्स लग रहा है उसका एक्स वाले मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, इट इज अ डायरेक्शनल लॉ ना, डायरेक्शन के साथ अप्लाई करना है, ये नहीं कि केवल मैग्नीट्यूड यूज कर दिया। फिर सेकेंड पॉइंट है कि ये जो लॉ होता है ये इंस्टेंटेनियस लॉ है, मतलब जिस इंस्टेंट पे फोर्स लगा उसी इंस्टेंट का ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। उसके पहले क्या हिस्ट्री थी या आगे क्या फ्यूचर होगा उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक इंस्टेंट के लिए लॉ लगाते हैं, अगले इंस्टेंट पे कुछ और फोर्स लगेगा तो उस इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कुछ और हो जाएगा ना। अलग अलग इंस्टेंट पे अगर फोर्स अलग अलग लग रहा है तो अलग अलग इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ मोमेंटम होगा वो भी अलग अलग होगा, उसका हिस्ट्री या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है ना, ये उस इंस्टेंट का लॉ है।
फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है श्रेयस, देख मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो जो लॉ है वो जिस इंस्टेंट पे आपने फोर्स लगाया उस इंस्टेंट के लिए वैलिड है। फोर्स हटा दिया, फिर अब आगे जो होगा फ्यूचर में उसका अब इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, या इस हिस्ट्री में इसके पास्ट में कोई फोर्स लगा था, पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, ये प्रेजेंट का लॉ है। जिस इंस्टेंट पे फोर्स लगेगा उस इंस्टेंट का लॉ है। अभी हमने फोर्स लगाया और हटा लिया, तो अब फ्यूचर में क्या एक्सेलरेशन होगा उसका अभी जो फोर्स लगाया उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट है ये जो सेकेंड लॉ है, यही हमारा एक तरह से कंप्लीट लॉ है। इस ये फर्स्ट और थर्ड लॉ को भी कवर करता है ना। फर्स्ट और थर्ड लॉ ना दिए जाते हो, केवल ये सेकेंड लॉ दे दिया जाता तो भी अपना पूरा काम हो जाता ना। इससे आप दोनों लॉ को प्रूव कर सकते हो। ना जैसे मान लो फर्स्ट लॉ को मान लो आपको प्रूव करना है, तो कोई बॉडी है उस पर एफ फोर्स लगाया तो बराबर आया एम इंटू ए के ना। अगर हमने फोर्स को जीरो कर देंगे तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो वो यहाँ से प्रूव हो रहा है ना कि अगर ये नहीं है तो वी चेंज नहीं होगा। ऐसे हम थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये हमने सेकेंड के, अबे श्रेयस बोल नहीं रहा हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही, लिख लो पहले। तो ये हमने सेकेंड लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूटन्स के, देखो मैं ये बोल रहा हूँ सिद्धेश की, अगर F इक्वल टू एम ए है, अगर मान लो फोर्स नहीं लगेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, dv बाई dt जो है वो जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, और क्विक वेलोसिटी से चल रहा है तो चलता रहेगा। सिद्धेश तू काइनेमेटिक्स का अभी सब कर थोड़ा, ये फिर और सही से समझ आएगा। अब देखो नेक्स्ट हमें न्यूटन्स के जो हमने लॉ पढ़ लिए, इनको अब हमें अप्लाई करना सीखना है। तो अप्लाई करने के लिए हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, वो स्टेप्स नोट कर लेंगे, और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। फिर उनको यूज करते हुए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर स्टेप्स लिखेंगे ना। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अब थोड़ा सा भी देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग शॉर्ट में FBD बोलेंगे। अबे सिद्धेश क्या मजाक कर रहा है, कहीं भी कुछ भी बोल रहा है। तू थोड़ा पढ़ाई कर पहले, काइनेमेटिक्स वगैरह कर, फिर समझ आएगा ना। ये तो डायग्राम है, फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी को फ्री फॉल बोलते हैं।
कोई पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप कर दिए वो फ्री फॉल है। यहाँ हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने एक ब्लॉक लिया और एक सरफेस पे रख दिया। अभी क्लास होती तो सीधे इसके ऐसे डाउट पे बहुत ही मजे आते हम लोग को क्लास में। तो देखो ये एक हमने अगर ब्लॉक लिया और उसको एक सरफेस पे रख दिया, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। एक यहाँ पे नीचे को mg लग रहा है, प्लस ये सरफेस इस पे ऊपर को नॉर्मल लगा रहा है, और ये सरफेस पे नीचे को नॉर्मल लगा रहा है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जिसको सिस्टम लेते हैं, मान लो अभी हमने m को सिस्टम लिया, तो उस m को हम अलग कर लेते हैं और केवल उस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाते हैं। अभी जैसे इस डायग्राम में हमने ये सरफेस का भी नॉर्मल दिखाया है, तो हम वो फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं करेंगे। फ्री बॉडी में केवल केवल जो m पे फोर्स लग रहा है वो दिखाएंगे ना। तो m पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे को mg और ऊपर को नॉर्मल। ठीक है। फ्री बॉडी मतलब बॉडी को फ्री कर दो, पूरी सिचुएशन से फ्री करके अलग बना लो सिंगल, और उस पे जो भी फोर्सेस है वो लगाओ। अब अगर हम सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सरफेस को अलग कर लेंगे और इस पे नॉर्मल दिखाएंगे। इस पे ये नीचे को एन लग रहा है, ये सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। समझ आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उस बॉडी को फ्री करो और फिर उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने में देखो जो हम फोर्स बनाते हैं, फोर्स का नॉर्मली टेल बॉडी पे रखते हैं। टेल बॉडी पे रखते हैं, रखने को हम हेड भी रख सकते हैं, वो गलत नहीं है, हम ऐसे भी बना सकते थे। नीचे को mg लग रहा है, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। बट ये उतना अच्छा तरीका नहीं होता है ना, इससे उतनी क्लियरिटी नहीं आती कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना। दोनों सही है बट ज्यादा बेटर ये वाला है ना? हमेशा फोर्स का टेल बॉडी पे रख के बनाओ। जैसे मान लो एक ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग से ऐसे सस्पेंड कर रखा है, इसका मास m है। तो अभी अगर इस बॉडी का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ब्लॉक का, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे को mg, और ये टेंशन ऊपर को लग रहा होगा ना, तो ऊपर को हम ऐसे टेंशन दिखाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो स्ट्रिंग का क्या होगा, अगर स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे ऊपर को टी लगाया है तो एक्शन रिएक्शन, ये ब्लॉक क्या हो रहा होगा, स्ट्रिंग पे नीचे को टी लगाएगा ना। फिर अब ये टेंशन की वजह से इस सीलिंग को नीचे को खींच रहा होगा ना, तो एक्शन रिएक्शन, स्ट्रिंग पे सीलिंग ऊपर को टेंशन लगा रहा होगा। समझो? तो देखो जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम उस पे फोर्स दिखाते हैं ना। सीलिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, सीलिंग पर क्या फोर्स लग रहा है वो दिखाएंगे ना। फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा जिस बॉडी का फ्री बॉडी बना रहे हैं डायग्राम, उस पे क्या फोर्स लग रहा है वो दिखाते हैं ना, वो क्या फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाते ना। जैसे यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ये सीलिंग लगा रहा है, तो हम यहाँ पे वो नहीं दिखाएंगे, ये वाला फोर्स इस पे क्या लग रहा है बस वो दिखाएंगे। स्ट्रिंग पे क्या क्या लग रहा है वो दिखाएंगे स्ट्रिंग के फ्री बॉडी डायग्राम में। ब्लॉक वाले डायग्राम में ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लो कि फ्री बॉडी डायग्राम में केवल बॉडी पे जो फोर्स लग रहे होते हैं वही दिखाने रहते हैं, बॉडी क्या लगा रहा है वो नहीं दिखाने हैं।
है। बीडी में बॉडी कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है उससे मतलब है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम की अभी हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बीडी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद लॉ अप्लाई करने के रूल्स नोट करेंगे, फिर उनको यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से मेनली थ्योरेटिकल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बस और थ्योरी बचा है, फिर केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी। तो ये सारा अच्छे से आप रिवाइज कर लेना ना, अभी तो कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, थ्योरी थ्योरी है, सब रिवाइज कर लेना अच्छे से और काइनेमेटिक्स कंप्लीट करो। जो सॉल्यूशन भेजे हैं वो हेल्पफुल हैं क्या, सॉल्यूशन से फायदा हो रहा है? ठीक है, बस सॉल्यूशन यूज करने में ही बस जो मैंने बोला है कई बार रिपीट कर दिया कि सेम टाइम पे सॉल्यूशन नहीं देखना ना, हमेशा पूरा कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज उसके बाद ही देखना। हाँ श्रेयस, जो नहीं समझ आएंगे वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे ना, डाउट वाले दिन यही सब डिस्कस करेंगे ना जो आपको नहीं क्लियर हुआ होगा। सॉल्यूशन का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ये ध्यान रखना, अगर आपने सेम टाइम पे यूज किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उसमें ग्रुप में डाला था, ग्रुप में डाला था, हो सकता है वो तुम लेट ज्वाइन किए ना तो उसके पहले डाला हुआ है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, मैं उस पे वापस रिप्लाई में डाल देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं आज के लिए। नहीं यार, इरोडो वाले जो डाउट डिस्कशन होंगे वो सब लोग 1 to 1 ही पूछोगे ना, वो क्लास में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना ये 2 ईयर प्लान है 11th 12th। अगर हम सब डिस्कस करेंगे क्लास में तो 5 ईयर प्लान हो जाएगा ये, बाकी तो हम लोगों को अलग से ही करना पड़ेगा, 1 to 1 में कर लेंगे वो सब। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना।